मिनट वेट 15 सेकंड वेट करते हैं ताकि जो बच्चे ज्वाइन नहीं हो पाए जल्दी ज्वाइन कर पाएंगे। चलिए हम अपनी कक्षा को शुरू करते हैं। गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9वीं की गणित विषय। और गणित विषय में क्या पढ़ रहे हैं? गणित विषय में पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। और 2 चर वाले रैखिक समीकरण पढ़ने के दौरान हम लोग बहुत सारे छोटे छोटे कंसेप्ट पढ़ रखा था, जैसे कि चर क्या होता है, रैखिक बहुपद क्या होता है, समीकरण क्या होता है, ठीक है। और इसमें हम लोग ने ये भी पढ़ा था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, हमेशा सीधी रेखा होती है। चलिए उसको एक बार हम लोग रिवीजन के रूप में फिर से देख लेते हैं। क्या क्या हम लोग ने पढ़ा था? हम लोग ने पढ़ा था कि 2 चर वाले प्रत्येक रैखिक समीकरण का आलेख क्या होता है, एक सरल रेखा होता है। 2 चर वाले, जिसके मान लीजिए x प्लस वाई बराबर मान लो 0 है। इसमें कितने चर है? इसमें आपके 2 चर है, एक चर 2 चर। तो जहां जहां 2 चर होंगे, जहां जहां 2 चर होंगे तो 2 चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख हमेशा एक सीधी रेखा होती है। इसकी क्या होगी? हमेशा एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा होगी। एक सीधी रेखा, एक सरल रेखा होगी, है ना। इसका आलेख हमेशा क्या होगा? एक सरल रेखा होगा, मतलब एक सीधी रेखा होगी। अब रही बात यहाँ पे ये कि ठीक है 2 चर रहेंगे तो उसकी आलेख हमेशा, उसकी जो ग्राफ होगी हमेशा एक सीधी रेखा होगी या सरल रेखा होगी। लेकिन अब रही बात ये कि अगर हमारे पास एक चर हो, जैसे कि मान लेते हैं x बराबर 0 बोल दीजिए, या आप बोल दीजिए y बराबर 0, मतलब जिसके पास एक चर, जिसके पास एक चर हो, जिसके पास एक चर हो, उसका आलेख कैसा होगा? तो उसका आलेख जो होता है एक निर्देशांक होता है, एक बिंदु होता है। उसका क्या होता है? एक बिंदु दिखाता है हमको, एक बिंदु दिखाता है, एक निर्देशांक दिखाता है, ठीक है। चलिए यहां तक हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ लिया था। दूसरा महत्वपूर्ण चीजें क्या पढ़ा था? दूसरा महत्वपूर्ण चीजें ये पढ़ा था कि x बराबर 0 जो होता है वो y का समीकरण होता है। ठीक उसी प्रकार y बराबर 0 जो होता है x अक्ष का समीकरण होता है, उल्टा होता है। x बराबर 0 जो होता है y अक्ष का समीकरण होता है, और y बराबर 0 जो होता है x अक्ष का समीकरण होता है, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको ये बताकर दिखाया था। चलिए मैं एक बार फिर से आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। देखिए y बराबर जो 0 होता है x अक्ष का समीकरण होता है। y बराबर 0 कहने का मतलब कौन सा है? y बराबर 0 कहने का मतलब है ये x अक्ष। y बराबर 0 करने का मतलब है ये x अक्ष। इसको मैं क्या करता हूँ और अच्छे से हाईलाइट कर देता हूँ। y बराबर 0 करने का मतलब ये x अक्ष के बारे में बात कर रहा है, यानी y बराबर 0 जो होता है वो x अक्ष का समीकरण होता है। ठीक उसी प्रकार x बराबर 0 जो होता है, ठीक उसी प्रकार x बराबर जो 0 होता है वो y अक्ष का समीकरण होता है। ठीक उसी प्रकार x बराबर जो 0 होता है वो y अक्ष का समीकरण होता है। वह किसका समीकरण होता है? तो y अक्ष का समीकरण होता है। तो ये किसका समीकरण? वही होगा आपका y अक्ष का समीकरण, ठीक है। ठीक उसी प्रकार x बराबर 0 जो होता है वो y अक्ष का समीकरण होता है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो 4 बच्चों को आइटम करेंगे। ये सारी बातें मैंने आपको पिछली क्लास में बता दिया था कि y बराबर 0 जो होता है x अक्ष का समीकरण होता है, x बराबर 0 जो होता है y अक्ष का समीकरण होता है। यहां तक समझ में आ गया था बच्चों को? चलिए एक और महत्वपूर्ण कंसेप्ट हम यहाँ पे देख लेते हैं कि अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे आपके पास बोल दिया गया 3x प्लस वाई बराबर दिया गया हमें 4, और हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे 1,1 एक ऐसा पॉइंट है, 1,1 एक ऐसा पॉइंट है जो इस समीकरण पे स्थित है, इस समीकरण के आलेख पर स्थित है या इस समीकरण पे स्थित है। कहने का मतलब क्या है? अगर 1,1 जो है इस समीकरण के आलेख पर स्थित है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है, देखिए ये होता है x और ये होता है y। इसका मतलब ये हुआ कि x, y जो है इसके समीकरण पे, इसके आलेख पर स्थित है। इसका मतलब 3 गुने 1 प्लस y का मान क्या है? y का मान 1 बराबर 4। तो देखते हैं क्या दोनों तरफ बराबर हो गया? देखिए 3 प्लस 1 बराबर हो गया 4, यानी 4 बराबर 4 है। इसका मतलब क्या है? 4 बराबर 4। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि 1,1 जो है, 1,1 जो है इस बहुपद, इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो है 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर स्थित है। इस 2 चर वाले रैखिक समीकरण के आलेख पर ये 1,1 जो है स्थित है। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। बहुत ही सरल है, बहुत ही सरल है। कोई भी बिंदु, कोई भी हमारा निर्देशांक दिया रहेगा, हम क्या करेंगे?
उसको हम लोग दिए गए दो चर वाले रैखिक समीकरण में हम लोग रख देंगे और वहां से हम लोग ये ज्ञात कर लेंगे कि दोनों बायां पक्ष दायां पक्ष के बराबर आ रहा है या नहीं। आ रहा होगा तो बोल देंगे कि वो हमें उस समीकरण पर स्थित है, अगर नहीं आ रहा होगा तो बोलेंगे वो समीकरण पर स्थित नहीं है। यहां तक क्लियर सर बच्चों को? अगर यहां तक सभी बच्चों को क्लियर है तो आपकी स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है, आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है, जल्दी जल्दी सारे बच्चे इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। प्रश्न बोला क्या है कि यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax प्लस 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात करें। तो a का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, बहुत ही सारा देखिए क्या बोल रहा है, एक कोई हमको आलेख दिया गया है 3x प्लस 7, 3y बराबर ax प्लस 7 और इस पे बोल रहा है 3,4 कोई एक बिंदु दिया गया, कोई एक निर्देशांक दिया, बोल रहा है कि इस पे स्थित है तो हमें a का मान ज्ञात करना है। जल्दी से निकाल के बताइए सर बच्चे, जल्दी से निकाल के बताएंगे सर बच्चे इसका कि a का मान कितना होगा, जल्दी से बताएंगे सर बच्चे। ठीक है, हमें पता है कि ये पहला क्या होता है, पहला होता है आपका x, पहला क्या होता है आपका, पहला होता है आपका x और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है y। इसका मतलब हम यहाँ पर रख देंगे तो 3 इंटू वाई का मान क्या है, y का मान 4 बराबर हो जाएगा a गुने x का मान हो गया 3 प्लस 7, यहाँ से हो जाएगा 4 3 12 बराबर हो जाएगा 3a प्लस 7 और यहाँ से हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 7 इधर आके माइनस 7 बराबर 3a और यहाँ से हो जाएगा 7 5 12। ठीक है, 7 3 11 7 4 11 7 5 12 बराबर 3a। तो यहाँ से हो जाएगा आपके पास a का मान 5/3। एक मान कितना गया, एक मान अटक गया, आ गया आपके पास 5/3। एक मान कितना गया, एक मान आ गया आपके पास 5/3। अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। हमें यहाँ से ये पता चल गया कि एक मान कितना है, एक मान हमें 5/3 दिया गया है। ठीक है, एक मान अगर 5/3 होगा तभी वो ये बिंदु जो है इस आलेख पर स्थित होगा। अगर एक मान 5/3 होगा तभी ये बिंदु जो है इस आलेख पर स्थित होगा। आगे सारे बच्चों को समझ में, आगे अगर सारे बच्चों को, अगर यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे, जल्दी जल्दी सारे बच्चे करेंगे। और यहाँ तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। सभी को इसका स्क्रीनशॉट लेते चलना है, स्क्रीनशॉट लीजिए फिर चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार जैसे मैंने अभी अभी आपको बताया कि कोई भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख हमेशा क्या होता है, हमेशा एक सीधी रेखा होती है और एक चर वाले समीकरण का हमेशा आलेख जो होता है एक निर्देशांक होती है। तो ठीक उसी पर आधारित एक प्रश्न दिया गया है यहाँ पे आपको, यहाँ पे क्या प्रश्न दिया गया है, 2x + 8 = 0 का ज्यामितीय निरूपण कीजिए। पहला ज्यामितीय निरूपण करना है आपको एक चर वाले में, किसमें निरूपण करना है आपको, एक चर वाले में, पहला करना आपको एक चर वाले में। ठीक है, चलिए, और दूसरा करना है आपको एक चर वाले में मतलब कि 2x + 8 = 0। तो यहां से हो जाएगा आपके पास 2x = -8 और यहां से हो जाएगा आपके पास x = -8/2 और यहां से हो जाएगा आपके पास, यहां से हो जाएगा आपके पास x का मान हो जाएगा -4, x का मान हो जाएगा -4, यहां से हो जाएगा आपके पास x का मान -4। और जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, अभी मैंने आपको बताया कि जब भी हमें एक चर वाला हमें समीकरण दिया जाता है वो क्या देता है, वो हमें एक निर्देशांक देता है। वो हमें क्या देता है, वो हमें एक निर्देशांक देता है। एक चर वाला क्या देता है हमें, एक चर वाला हमें एक निर्देशांक देता है। और रही बात दो चर वाला, तो दो चर वाले हमें क्या देता है, फिर देख लेते हैं। दो चर वाले हमें क्या देते हैं, तो दो चर वाले हमें एक सीधी रेखा देते हैं। तो हमें क्या करना है, इसी एक चर वाले को दो चर वाले समीकरण में बदलना है। तो ये हमें यहाँ पे सीखनी है कि एक चर वाले समीकरण को हम लोग दो चर वाले समीकरण में कैसे बदलेंगे। हमें यहाँ पे यही सीखना है कि एक चर वाले समीकरण को हमें दो चर वाले समीकरण में कैसे बदलना है। एक चर वाले समीकरण को हम लोगों को दो चर वाले समीकरण में कैसे बदलना है, यही हमें यहाँ पे सीखनी है। ठीक है, चलिए देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे। तो देखिए ये तो 2x का 2x होगा और हमें एक चर लाना है, तो और एक चर लाने के लिए क्या करते हैं, 0 से मल्टीप्लाई करके एक चर मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 0 × y क्या होगा, 0 ही होता है।
जीरो से मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं, एक चर लगा देते हैं, तो ये हो जाएगा 0 इंटू वाई प्लस 8 बराबर 0। तो यहाँ पे देखिए दो चर वाला हो गया, यहाँ पे देखिए कितना चर हो गया, ये हो गया आपके पास दो चर, एक चर दो चर। तो जिस भी समीकरण के पास अगर एक चर होता है तो अगर उसको दो चर में बनाना होता है तो हम क्या करते हैं, जीरो से मल्टीप्लाई करके दूसरा चर लिख देते हैं, जीरो से गुना करके दूसरा चर लिख देते हैं, इस प्रकार हमारा वो दो चर में बदल जाता है। तो इसका क्या होगा, इसका होगा आपका एक सीधी रेखा, यानी जहां भी दो चर आएंगे वहां पे उसका आलेख कैसा होगा, उसका आलेख होगा एक सीधी रेखा बोलिए या एक सरल रेखा बोल दीजिए, उसका क्या बोल दीजिए, एक सीधी रेखा बोलिए या एक सरल रेखा बोल सकते हैं। अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में आइटम पढ़ेंगे, और यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में आइटम पढ़ेंगे, अगर यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चार बॉक्स में आइटम पढ़ेंगे सर बच्चे। चलिए, तो यहाँ से हम लोगों ने ये सीखा कि अगर हमारे पास एक चर हो, जैसे कि मान लीजिए 2x प्लस 8 था, तो एक चर था हमारे पास, तो उसका जो आलेख होगा क्या होगा, वो देखिए यहाँ पे एक निर्देशांक होगा, वो क्या होगा, वो एक हमें एक निर्देशांक देगा, उसका क्या देगा, हमें एक निर्देशांक देगा। अगर रही बात वही, अगर 2x प्लस 8 बराबर 0 है तो हम क्या करेंगे, इसको दो चर में बदलेंगे, तो ये जगह 2x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 8 बराबर 0। तो ये हो गया आपका दो चर वाला, ये हो गया आपका दो चर वाला। तो जहां दो चर होता है वहां क्या बनता है, वहां पे आपको एक सीधी रेखा बनती है। तो देखिए यहाँ पे एक सीधी रेखा बनी है, यहाँ पे देखिए जैसे दो चर आया, जैसे यहाँ पे हमारे पास दो चर आया, तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ पे हमारे पास एक सीधी रेखा की आलेख बन गई, एक सरल रेखा की आलेख बन गई, एक सरल रेखा की आलेख बन गई। ठीक है, चलिए अगर यहां तक सभी बच्चों को समझ आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे कि कोई भी अगर दो चर वाला रैखिक समीकरण होता है तो उनका आलेख सीधी रेखा होती है, कोई भी अगर एक चर वाला आलेख होता है, एक चर वाला समीकरण होता है तो उसका आलेख एक निर्देशांक होती है, एक बिंदु होती है, एक पॉइंट होती है। ठीक है, चलिए मैं एक बार फिर से क्वेश्चन करा दूं ताकि आपको अच्छी समझ में आ जाएगा। हाँ, दो चर में बदलने पर क्या करना पड़ता है, दूसरा चर को जीरो से गुना कर देते हैं। ठीक है, एक प्रश्न कर लेता हूँ यहाँ पे ताकि सारे बच्चों को समझ में आ गया, ध्यान देंगे। देखिए अगर मान लीजिए मैं बोलूँ यहाँ पे 7y या 7x बोलिए पहले प्लस 36 बराबर 0, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक चर है, कितना चर है, यहाँ पे एक चर है, और हमें जिसको दो चर वाले में बदलना है तो दूसरा चर के साथ हम क्या करेंगे, जीरो से गुना कर देंगे, 0 गुना y प्लस 36 बराबर 0। तो 0 गुना y का मान क्या होगा, 0 ही होगा, लेकिन हम बोल सकते हैं यहाँ पे दो चर है, यानी दो चर में बदल गया, यानी ये दो चर वाला रैखिक समीकरण हो जाएगा, ये दो चर वाला रैखिक समीकरण होगा। अगर सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। ठीक है, अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में राइट करेंगे। बहुत ही सरल, बहुत ही सरल, बहुत ही सरल है। अगर हमें एक चर दिया है, दो चर में बदलने के लिए क्या करेंगे, जीरो से गुना कर देंगे। ठीक है, चलिए ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पे, एक और प्रश्न देख लेते हैं हम यहाँ पे। चलिए ठीक उसी प्रकार एक प्रश्न और देख लेते हैं हम लोग, 7y प्लस 128 बराबर 0। चलिए इसको हमें बदलना है दो चर में, इसको हमें बदलना है दो चर वाले रैखिक समीकरण में, जल्दी बताएंगे सर बच्चे, इसको बदलना हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में, जल्दी बताएंगे सर बच्चे चैट बॉक्स में। इसको बदलना हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में, इसको बदलना हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण में। तो देखिए यहाँ पे y दिया, हम क्या करते हैं, x ले लेते हैं, x को 0 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, 0 गुने x प्लस 7y प्लस 128 बराबर 0, 128 बराबर 0। तो देखिए यहाँ पे भी दो चर आ गया, एक चर दो चर, तो जहां पे दो चर आ गया, हाँ इसे भी बोल सकते हैं। अब इसको उल्टा भी ऐसे लिख सकते, बोल सकते हैं 7y प्लस 0 गुने x प्लस 128, ऐसे ही बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे भी दो चर आ गया, कौन कौन, एक चर दो चर, जहां पे दो चर आ गया यानी वो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। तो अगर सारे बच्चों को एक चर से दो चर में बनाने आ गया, एक चर से दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाने सीख गए, तो चैट बॉक्स में राइट कर कीजिए। अगर सारे बच्चे एक चर से दो चर रैखिक समीकरण बनाना सीख गए तो चैट बॉक्स में राइट कर कीजिए। ठीक है सर बच्चे, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो यह एक चर, देखिए एक चर, चर का मतलब क्या होता है, चर का मतलब होता है जिसके मान बदलते रहो, जैसे कि ए बी सी डी सब क्या है, ये सब क्या है, एक चर है। इसमें देखिए, इसमें देखिए एक चर है, इसमें क्या है, एक चर है, इसमें देखिए दो चर, एक्स वाई, इसमें दो चर है, इसमें देखिए इसमें कौन चर है, एक दो, दो चर है। ये कहलाएगा दो चर वाला, ये दोनों कहलाएगा दो चर वाला, और ऊपर वाला कहलाएगा एक चर वाला। अभी समझ में आ गया सब बच्चों को,
ये कहलाएगा एक चर वाला। ठीक है, चलिए, तो ये था आपका दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ सभी बच्चों को ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं मास्टर्स क्लास का तीसरा अध्याय, जो कि है हीरोन का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला। क्या है तीसरा चैप्टर, तीसरा अध्याय क्या है? हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। तो मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, मैं सभी के सभी बच्चों से पूछना चाहता हूं, जिन जिन बच्चों को हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र आता है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को नहीं आता वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को हीरोन्स का सूत्र, हीरोन्स फॉर्मूला आती है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को नहीं आती वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। ठीक है, जिन बच्चों को एक चर वाला नहीं समझ में, वो बच्चे क्या करेंगे, क्लास के बाद मुझसे पूछ लेंगे। बहुत ही सरल था, एक चर जिसमें एक चर हमें दिखे, ए बी सी डी में से कुछ एक दिखे, मतलब एक्स वाई जेड में से सिर्फ हमें एक दिखे, उसे कहते हैं एक चर वाला रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए अभी बताएंगे सर बच्चे, जिन जिन बच्चों को ये हीरोन्स का सूत्र पता है वो चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। जिन जिन बच्चों को ये हीरोन्स का फॉर्मूला पता है चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। जिन बच्चों को नहीं पता वो चैट बॉक्स में एन टाइप करेंगे। सबको पता है? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, फिर भी जिन बच्चों को नहीं पता है मैं फिर से बता दूंगा। चलिए, जिन जिन बच्चों को ये पता है कि हीरोन्स फॉर्मूला क्या होता है, वो बच्चे बताएंगे कि हीरोन्स का फॉर्मूला हम लोग क्यों उपयोग में लाते हैं, किस लिए यूज करते हैं, किस लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं और कहाँ करते हैं, किस लिए उपयोग करते हैं और कहाँ करते हैं। जल्दी बताएंगे सर बच्चे, हीरोन्स का फॉर्मूला हम लोग कहाँ उपयोग करते हैं और किस लिए करते हैं, जल्दी बताएंगे सर बच्चे। हीरोन्स का फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं और किस लिए करते हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। किस लिए करते हैं? तो हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, एरिया ज्ञात करने के लिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल पता करने के लिए हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए तो देख लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने तो एक और फॉर्मूला पढ़ा था, कौन सा फॉर्मूला? चलिए देख लेते हैं। हम लोगों ने तो त्रिभुज का फॉर्मूला, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए दो तीन फॉर्मूला पढ़ा था, जिसमें कि सबसे पहला फॉर्मूला ये पढ़ा था कि त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, आधार गुने ऊंचाई। ठीक उसी प्रकार दूसरा फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला। ठीक है, दूसरा पढ़ा था हम लोगों ने हीरोन्स फॉर्मूला। अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आया होगा, सर हम लोग कब कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? चलिए मैं बताता हूँ आपको कब आपको कौन सा फॉर्मूला उपयोग में लाना है। दूसरा होता है आपको हीरोन फॉर्मूला। ठीक है, हीरोन का सूत्र। ठीक है, चलिए अब रही बात कि हमें कब कब कौन सा फॉर्मूला उपयोग में लाना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम एक पहले त्रिभुज बनाते हैं। ये त्रिभुज जो दिया गया इसकी हमें आधार दी गई है, इसकी हमें आधार दी गई है, जिसके मानते ये हमारी क्या है, ये हमारी आधार है। और इसकी हमें ऊंचाई दी गई है, इसकी हमें ऊंचाई दी गई है। तो ये हमारी हो गई ऊंचाई, ये हो गई हमारी ऊंचाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी त्रिभुज की, अगर हमें किसी त्रिभुज की आधार पता हो, ऊंचाई पता हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसका मतलब यह हुआ कि अगर हमें किसी त्रिभुज की आधार पता हो, ऊंचाई पता हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अगर यहाँ तक सारे बच्चे को समझ में गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे कि अगर हमें किसी त्रिभुज का आधार पता हो, ऊंचाई पता हो, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब रही बात कि अगर हमें इसी से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल जाना चाहिए तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला क्यों पढ़ते हैं? हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला फिर क्यों पढ़ते हैं? तो देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमें ये ऊंचाई नहीं दी गई रहती है, कभी कभी क्या होता है हमें ये ऊंचाई नहीं दी गई रहती है, कभी कभी क्या होता है हमें ये ऊंचाई नहीं दी गई रहती है। फिर हम लोग उस केस में क्या करते हैं, उस केस में हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। मतलब कि विषमबाहु त्रिभुज का, विषमबाहु त्रिभुज का अगर क्षेत्रफल निकालना रहता है तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। और दूसरी भाषा में हम क्या बोल सकते हैं कि अगर हमें ऊंचाई नहीं दिया रहता है, त्रिभुज का तीनों भुजाएं दी रहती हैं, तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। दूसरी भाषा में बोल सकते हैं कि अगर हमें ऊंचाई नहीं दी रहती है, हमें त्रिभुज की
अगर हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई रहती हैं तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। दूसरी भाषा में क्या बोल सकते हैं, अगर हमें ऊंचाई नहीं दी गई रहती है, अगर हमें हीरोन्स फॉर्मूला निकालना है तो हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई रहती है तो हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, कब हम लोग उपयोग करते हैं, जब हमें ऊंचाई नहीं दी गई रहती है तभी हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करेंगे। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट करेंगे। तो कब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करते हैं, जब हमें ऊंचाई नहीं दी रहती है या जब हमें विषमबाहु त्रिभुज दिया गया रहता है। ठीक है, चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो चलिए अब हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला पढ़ लेते हैं। तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि हीरोन्स फॉर्मूला कहां उपयोग करते हैं, तो हीरोन्स फॉर्मूला जहां हमें ऊंचाई नहीं दी रहती है, यानी जहां पे हमें विषमबाहु त्रिभुज दिया गया रहता है, मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमें दी गई रहती है, जिसे सामने वाले को ए बोलते हैं, इसके सामने वाले को बी बोलते हैं, सी के सामने वाले को स्मॉल सी बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं हीरोन्स फॉर्मूला में अर्ध परिमाप। क्या निकालते हैं हम लोग, अर्ध परिमाप। सबसे पहले हम लोग क्या निकालते हैं, तो सबसे पहले हम लोग निकालते हैं अर्ध परिमाप, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, और इसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर, इसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, और कैपिटल एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। कैपिटल एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इस प्रकार त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है जो बताए बच्चे एस इंटू, बहुत बच्चे बता रहे हैं एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और यही होता है हमारा हीरोन फॉर्मूला, हीरोन का सूत्र। तो हीरोन के सूत्र से हम लोग क्या निकालते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालते हैं, वो होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसका उपयोग हम लोग कब करते हैं, जब हमें ऊंचाई नहीं दी गई रहती है, मतलब हमें तीनों भुजाओं की लंबाई दी गई रहती है, तभी हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। अगर सारे बच्चों को ये बात समझ में आ गई है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर सारे बच्चों को यहां तक समझ में आ गया कि हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला कब यूज करते हैं, तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लें और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। चलिए अगर आपको यहां तक समझ में आ गया है तो आपके स्क्रीन पे एक प्रश्न दिया गया है, और ये प्रश्न बहुत ही सरल प्रश्न है। तो इस प्रश्न को उत्तर आपको कहां देना है, पोल सेक्शन में जाकर देना है। कहां देना है, पोल सेक्शन जाकर देना है। और मात्र आपको बस मात्र 30 सेकंड का वक्त इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए। जल्दी इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न ध्यान से पढ़िए, प्रश्न क्या दिया गया, प्रश्न दिया गया है यदि त्रिभुज की भुजाएं ए बी सी है तो अर्ध परिमाप निकालना है। क्या निकालना, आपको अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। अगर हमें कोई त्रिभुज दिया गया है जिनकी भुजाएं हमें ए बी सी दी गई है, इससे ये हो गया ए, ये बी और ये सी, तो हमें अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। और अर्ध परिमाप किसे कहते हैं, तो अर्ध परिमाप हम लोग एस को कहते हैं, मतलब हमें एस ज्ञात करना है। ठीक है, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न को उत्तर देने के लिए। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको मात्र 30 सेकंड का वक्त है। आपको एस ज्ञात करना है, आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एस ज्ञात करना है, अर्ध परिमाप ज्ञात करना है। लास्ट 20 सेकेंड, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। 15 सेकेंड। प्रश्न बहुत ही सरल है, प्रश्न बहुत ही सरल है। जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर दे दिया जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में, अभी चैट बॉक्स में नहीं ओपन करूंगा, पहले जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 10 सेकेंड, 5 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ, उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया है जल्दी इस प्रश्न को उत्तर दे सकेंगे। 5 4 3 2 1। सातवीं मिल नाम से जो बच्चा ज्वाइन हुआ, अगर फिर से आपको माइक ऑन होता है तो मैं आपको क्लास में बाहर निकाल दूंगा। तो मैं आपको क्लास से बाहर निकालता हूँ। चलिए ठीक है, चलिए देख लेते हैं। देखिए हम लोग अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा कि अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप होता है ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन जो है हमारा डी ऑप्शन सही है। कुछ बच्चों ने ऑप्शन ए पे टिक किया। देखिए आप क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, ऑप्शन ए होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। जब हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल बोलेगा तब हम लोग बोल सकते हैं रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया है
अर्ध परिमाप सेमी पेरीमीटर। हमें क्या पूछा गया, हमें पूछा गया सेमी पेरीमीटर a प्लस बी प्लस सी बटा 2। अगर यहां तक सारे बच्चों को समझ में आ गया है, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सारे बच्चे। यहां तक समझ में आ गया सारे बच्चों को? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार एक और प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न के उत्तर आपको कहां देना है? इस प्रश्न का उत्तर जो है आपको पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए भी आपके पास मात्र 2 मिनट का वक्त है। सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। प्रश्न बोला आपको कि एक त्रिभुज का हमें आधार दिया गया। चलिए मैं क्या करता हूं, त्रिभुज बनाता हूं आपके लिए। एक त्रिभुज दिया गया हमारे लिए। चलिए ये त्रिभुज हो गया और इसकी हमें आधार दी गई है और ये हो गई हमारी ऊंचाई। तो इसकी हमें आधार दी गई, आधार कितनी है? तो आधार इसकी दी गई हमें 10 सेंटीमीटर और इसकी हमें ऊंचाई दी गई है, हमें ऊंचाई निकालनी है और इसकी हमें क्षेत्रफल दी गई, हमें इसकी ऊंचाई निकालनी है, इसका क्षेत्रफल हमें दिया गया है। तो हमें पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इतना हिंट काफी है इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए, इतना हिंट काफी है आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें दिया गया, देखिए 30 बराबर जाएगा 1/2 गुने आधार है 10 गुने ऊंचाई हमें निकालनी है। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न को उत्तर करने के लिए। लास्ट 1.5 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न को उत्तर सही कर रहे हैं, अधिकतर बच्चे जो इस प्रश्न को उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 1 मिनट, लास्ट 1 मिनट, जिन बच्चों ने इस प्रश्न को उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न को उत्तर करेंगे। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 15 सेकेंड, 10 सेकेंड। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिन बच्चों ने अभी तक इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इसका उत्तर कर सकेंगे। ठीक है, चलिए 5 4 3 2 1। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे। देखिए बहुत ही सरल है। हमें देखिए हमें पता क्या है कि जब भी अगर ऐसा दिया रहता है तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। नीचे वाले को ऊपर से गुना करते हैं और ऊपर वाले को नीचे से गुना करते हैं। तो इस प्रकार ये होगा 30 गुने 2 बट्टा ऊपर वाला के 1 गुने 10, 1 गुने 10। तो ये हो जाएगा आपके पास ऊंचाई, है ना। चलिए अब देखते हैं हम लोग यहाँ से। देखिए 10 यानी 30, तो यहाँ से हो जाएगा 3 दूनी 6 सेंटीमीटर, यानी ऊंचाई कितना हो गई? ऊंचाई हो गई आपके पास 6 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी जो हमारा सही उत्तर है। तो जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सब बच्चे। जल्दी से जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे सर बच्चे। अगर आपको ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लो और चैट बॉक्स में वाई नहीं अब टी टाइप कीजिए। आप क्या टाइप करना आपको? अगर आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप कीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब सभी बच्चों को इस प्रश्न का उत्तर एकदम अच्छे से समझ में आ गया है। ठीक है, देखिए अब बहुत बच्चों के मन में ये प्रश्न आ रहा होगा कि सर आपने तो बता दिया ठीक है कि जब भी हमें ऊंचाई और आधार दी रहती है तो हम कौन सा फॉर्मूला उपयोग करते हैं? त्रिभुज का क्षेत्रफल यूज करते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। फिर हम लोग हीरोस फॉर्मूला कहाँ यूज करते हैं? तो देखिए जहां पे हमें ऊंचाई नहीं दी रहती है, जहां पे हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी रहती है वहां पे हम लोग हीरोस फॉर्मूला का उपयोग करते हैं। जैसे कि एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे, एक प्रश्न आपके स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का उत्तर आपको कहां देना है? पोल सेक्शन में जाकर देना है। और इस प्रश्न का उत्तर कहां देना है आपको? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देना है। और ये प्रश्न किससे संबंधित है? तो ये प्रश्न जो है आपका, ये प्रश्न जो है आपका हीरोन्स फॉर्मूला से संबंधित है, क्योंकि इसमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं दी गई है। तो मैं क्या करता हूं आपको हिंट के लिए थोड़ा बहुत बताया था, ध्यान दीजिए। एक आपके पास ये त्रिभुज दिया गया है, जिस त्रिभुज के आपको तीनों भुजाएं दी गई हैं, जैसे कि ए का मान दिया गया 40 सेंटीमीटर, बी का मान दिया गया 24 सेंटीमीटर और सी का मान दिया गया आपको 32 सेंटीमीटर।
हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल मतलब त्रिभुज के तीनों भुजाएं दी करती है, हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले हम लोग अर्थ फॉर्मूला निकालते हैं, जो कि होता है a प्लस बी प्लस सी बटा 2। और a प्लस बी प्लस सी मतलब 40 प्लस 24 प्लस 32 बटा 2, तो ये हो जाएगा आपके पास 96 बटा 2, जो कि बराबर होगा 48 के। और हमें पता है त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब क्या करते हैं, अब हम लोग एस का मान यहाँ पे रख देंगे और इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। इतना हिंट काफी आपको इस प्रश्न का उत्तर करने के लिए। तो लास्ट 2 मिनट सरलतापूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। लास्ट 1.5 मिनट सरलतापूर्वक इसको सॉल्व कीजिए और इसका उत्तर जो है आप पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अभी तक जितने बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर दिया, अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। बहुत बच्चों को वर्गमूल निकालने में प्रॉब्लम आ रही है, क्या कीजिए आप उसे गुणनखंड निकाल लीजिए और गुणनखंड निकालकर उसको दो दो का जोड़ा लगाकर बाहर निकाल लीजिए। मैं समझ सकता हूँ अधिकतर बच्चों को गुणनखंड निकालने में प्रॉब्लम आ रही होगी, रूट निकालने का प्रॉब्लम आ रही होगी। उन बच्चों को क्या बोलना चाहता हूँ, वो बच्चे क्या करे, जो भी हमें रूट के अंदर दिया गया उसका गुणनखंड निकालिए, गुणनखंड को रूट के अंदर रख दीजिए, फिर दो दो का जोड़ा बना के बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, चलिए पेयर बना के बाहर निकाल दीजिए, आप आसानी से इसका उत्तर निकाल सकते हैं। लास्ट 50 सेकेंड। बहुत बड़े, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं, बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 40 सेकेंड, 30 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्द से जल्द इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 20 सेकेंड, 10 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं किया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। लास्ट 5 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए हमें यहाँ पे दिया गया एस और एस का मान हमें दिया गया 48, तो ये हो जाएगा 48 इंटू 48 माइनस ए का मान है 40, फिर 48 माइनस बी का मान है हमारे पास 24, फिर 48 माइनस सी, तो सी का मान है हमारे पास 32। ठीक है, चलिए तो ये होगा हमारे पास, ये हो जाएगा हमारे पास, चलिए ये हो जाएगा हमारे पास 48 और 48 माइनस 40, तो ये हो जाएगा हमारे पास 8, फिर 48 माइनस 24, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24, फिर 48 माइनस 32, तो ये हो जाएगा हमारे पास 16, है ना। चलिए, और हमें पता है कि यहाँ पे सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, यहाँ पे सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। क्यों यहाँ प्रॉब्लम होती है, तो अधिकतर बच्चे जो हैं, अधिकतर बच्चे जो हैं वो इसको रूट का सॉल्व नहीं कर पाते हैं। और मुझे जहां तक पता है अधिकतर बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो रूट को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो देखिए इसके मैं बहुत ही सरल तरीके बताता हूँ आपको, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से आपको याद कर लेना है, जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से सभी बच्चों को याद कर लेनी है। ठीक है, चलिए ध्यान देंगे सर बच्चे कैसे करना हमको। चलिए तो देखिए हमारे पास दिया गया है, हमारे पास दिया गया 48, यह सबके सब क्या गुना में है, गुने 8 गुने 24 गुने 16। हमें क्या करना है, देखिए सबका अलग अलग रूट गुणनखंड निकाल लीजिए। 48 का अलग गुणनखंड क्या होगा, 2 से 24, 2 से 12, 2 से 6, 2 से 3, है ना, ये पहला हो गया। चलिए उसके बाद हम आते हैं 8 पे, फिर होगा 2 चौका 8, जो होगा 2 दूनी 4, फिर हम लोग आते हैं 24 पे, ये जगह आपके पास देखिए 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, हो गया। फिर आता है हमारे पास 16, फिर 16 का निकालते हैं 2 8 16, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, ये हो गया। चलिए अब देखिए यहाँ पे आएगा रूट
48 के मान, 48 मान क्या होगा देखिए, कितना दो है, दो दो चार दो और एक तीन, तो दो गुने दो गुने दो गुने दो गुने तीन, तो ये किसका मान है, ये मान है आपका 48 का। ठीक उसी प्रकार 8 का मान कितना है, 8 का मान है दो गुने दो, मतलब कितना, तीन है टोटल, दो तीन गो दो है, ठीक है। ठीक उसके बाद 24, 24 कितना है, तीन गो दो और एक तीन है, तो तीन दो हो गया, फिर एक तीन हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका 24 का मान। ठीक उसी प्रकार, ठीक उसी प्रकार 16 कितना है, 16 है चार दो के बराबर, यानी चार गो दो लिख देंगे इंटू, लिखेंगे 16 की जगह पे दो गुने दो गुने दो गुने दो, है ना। चलिए अब आता है बात, अब आता है बात, देखिए ये दो दो का पेयर, देखिए दो मिलके, चलिए इसमें क्या करता हूँ, देखिए अब हमें पता है, देखिए दो मिलके एक बाहर, ये दोनों मिलके एक बाहर हो गया, ये दोनों मिलके एक बाहर हो गया, अब फिर ठीक उसी प्रकार ये दोनों मिलके एक बाहर हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये दोनों मिलके एक बाहर हो गया, ठीक उसी प्रकार ये दोनों मिलके एक बाहर हो गया, तो देखिए मैंने यहाँ बाहर कर दिया। ठीक उसी प्रकार ये दोनों मिलके एक बाहर हो गया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार ये दोनों मिलकर एक बाहर हो गया। अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये, अब बहुत बच्चे सोच रहे हैं सर ये तीन का हम क्या करें, तो देखिए यहाँ पे भी देखिए, यहाँ तीन की देखिए, यहाँ पे एक तीन है और यहाँ पे एक तीन है, तो ये दोनों मिलकर एक बाहर हो जाएंगे, ठीक है। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे, अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। यहाँ तक समझ में आएगा सारे बच्चों को, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए अब देखिए, अब देखिए, अब देखिए गुना करते हैं, देखिए दो दूनी चार, चार दूनी आठ, आठ दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 गुने तीन दूनी 6, अब इसको गुना करते हैं, देखिए छह चौका 24, छह त्रिक 18 और दो, ठीक है, 36 दो 30, 384 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, तो ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन सी जो है हमारा सही उत्तर है। देखिए बहुत ही सरल था, क्या करना था आपको, जो आपका रूट के अंदर आ रहा है उसी का आप गुणनखंड निकालते जाइए, गुणनखंड निकाल लीजिएगा, आप आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है। अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में राइट करें, अगर सारे बच्चों को यहाँ तक समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाइट अप करेंगे। बहुत ही सरल प्रश्न था, बहुत ही सरल प्रश्न था, ठीक है। चलिए आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, चलिए ठीक उसी पर आप नीचे वाला का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए सर बच्चे, चलिए आप इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टी टाइप कीजिए, ठीक है। याद रखिए सभी चीज याद रखिए, हीरोन्स फॉर्मूला सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या होता है, आपको ये रूट निकालना आना चाहिए, और रूट निकालने के लिए आपको क्या करना है, गुणनखंड निकाल लीजिए और दो दो का जोड़ा बना के बाहर निकाल लीजिए, दो दो का पेयर बना के बाहर निकाल लीजिए, आप आसानी से उसको बना सकते हैं, ठीक है। याद रहेगा सभी बच्चों को, अगर सभी बच्चों को मेरी बात याद रहेगी तो चैट बॉक्स में डबल टी टाइप करेंगे, डबल टी टाइप करेंगे सर बच्चे, अगर सभी बच्चों को मेरी बात याद रहेगी तो सभी बच्चे डबल टी टाइप करेंगे। याद रहेगी सर बच्चों को, क्या करना है हमें, जब भी रूट आए उसका हम गुणनखंड निकालेंगे, उसको बाहर कर लेंगे, दो दो का पेयर बनाएंगे बाहर कर लेंगे, ठीक है। चलिए ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पे है, ठीक इसी प्रकार एक प्रश्न और आपकी स्क्रीन पे, और इस प्रश्न का भी उत्तर आपको कहाँ देना है, पोल सेक्शन में जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है, इस प्रश्न का उत्तर कहाँ करना है आपको, पोल सेक्शन जाकर इस प्रश्न का उत्तर करनी है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने से पहले मैं सभी बच्चों से पूछना चाहता हूँ कि सबसे पहले सभी बच्चे बताएंगे कि एक समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, सभी सभी बच्चे बताएंगे समद्विबाहु त्रिभुज हम लोग किसे कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल किसे कहते हैं, जिसकी दो भुजाएं बराबर होगी, ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं बराबर हो उसे कहते हैं आइसो, उसे कहते हैं हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, उसे कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे दो बराबर भुजाएं कौन कौन सी है, एक है ये बराबर भुजा और ये बराबर भुजा, यानी सी का मान हमें 12 दिया गया और बी का मान हमें 12 दिया गया है, सी का मान हमें 12 दिया गया और बी का मान हमें 12 दिया गया है, ठीक है। चलिए तो ए का मान हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो ए का मान हम लोग ज्ञात कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, तो ए का मान ज्ञात करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें इसका परिमाप दिया गया है और हमें पता है त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी, और इसका परिमाप हमें दिया गया है 30 बराबर ए प्लस बी, बी का मान कितना दिया है 12 प्लस सी का मान दिया गया 12, तो यहां से क्या होगा, यहां से होगा 30 बराबर होगा ए प्लस 12 प्लस 12 24, और यहां से हो जाएगा 30
-24 बराबर हो गया ए। तो यहां से हो जाएगा 30 - 24 जो कि होगा 6 के बराबर, यानी ए का मान आ गया 6 सेंटीमीटर। यानी ए का मान कितना आ गया 6 सेंटीमीटर। देखिए अब आपको त्रिभुज के तीनों भुजाएं पता चल गई। अब आपको त्रिभुज की तीनों भुजाएं पता चल गई। अब आप आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। अब आप आसानी से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि त्रिभुज की तीनों भुजा अगर हमें पता होती हैं तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। किसके हिसाब से निकाल सकेंगे? हम लोग हीरोन्स फॉर्मूला का उपयोग करके इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए आपको मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक सॉल्व कीजिए। इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। चलिए आपको मात्र 2 मिनट का वक्त है, सरलतापूर्वक इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। इसका उत्तर जो है पोल सेक्शन में जाकर दीजिए। आपको तीनों भुजाएं मिल गई है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई। अब आप फॉर्मूला लगाइए और उसका उत्तर ज्ञात कीजिए। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चे इस प्रश्न का उत्तर सही कर रहे हैं। लास्ट 1.5 मिनट। लास्ट 1 मिनट 20 सेकेंड। जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। 1 मिनट। फिफ्टी सेकेंड। 40 सेकेंड। और जहां तक मैं देख पा रहा हूं अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। अधिकतर बच्चों का इस प्रश्न का उत्तर सही है। 40 सेकेंड, 30 सेकेंड, 25 सेकेंड, 20 सेकेंड। जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। कहां देना आपको इस प्रश्न का उत्तर? पोल सेक्शन में जाकर आपको इस प्रश्न का उत्तर देनी है। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 20 सेकेंड। बहुत बच्चे इस प्रश्न का उत्तर निकाल दिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लास्ट 10 सेकेंड। मैं क्या करता हूँ उल्टी गिनती स्टार्ट करता हूँ, ताकि जिन बच्चों ने इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है जल्दी जल्दी इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे। चलिए 5 4 3 2 1। चलिए देखिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई है। हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई है, तो हम क्या करते हैं इसका क्षेत्रफल ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए हमें त्रिभुज की तीनों भुजाएं मिल गई है। बनाता हूं तीनों भुजा। ये हो गया आपके पास ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, ये सामने वाला भुजा होगा 6 सेंटीमीटर। ये दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर। ये दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप अर्ध परिमाप निकाल लीजिए। अर्ध परिमाप जिससे हम लोग डिनोट करते हैं एस से। तो एस होता है आपका ए प्लस बी प्लस सी बटा 2। यानी एस होगा यहाँ से ए का मान दिया गया हमें 6, बी का मान दिया गया 12 और सी का मान दिया गया 12 बटा 2। तो ये हो जाएगा आपके पास 12 12 24 और 6 30 बटा 2। हाँ ठीक है, पहले मैं प्रश्न सॉल्व करता हूँ फिर आपको आंसर दिखाता हूँ। अधिकतर बच्चों ने इसका आंसर सही दिया। मैं पहले प्रश्न सॉल्व करता हूँ फिर आपको मैं आंसर दिखाता हूँ। ध्यान दीजिए। चलिए देखिए, तो ये हो जाएगा आपके पास 15। कितना हो जाएगा? एस का मान आ गया आपके पास 15। अब हम क्या करेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है रूट एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ठीक है, चलिए इस प्रकार ये जगह रूट एस का मान हो गया 15 इंटू 15 माइनस ए का मान है 6 इंटू 15 माइनस बी का मान है 12 इंटू क्या 15 माइनस 12। सुशील नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन अगर फिर से अगर आपने माइक ऑन किया मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा। सुशील नाम से जो भी बच्चा ज्वाइन अगर आपने फिर से माइक ऑन किया मैं आपको क्लास से बाहर निकाल दूंगा, फिर कभी आप क्लास में एंट्री नहीं ले पाएंगे। ठीक है, अच्छा ठीक है, आंसर करना आपको पोल सेक्शन। ठीक है, देख लीजिए आप। देखिए जल्दी जल्दी देखिए आपको इस प्रश्न का उत्तर जल्द से पोल सेक्शन में आंसर कीजिए। इसका कर दिया आपने? कर दिया आपने? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं आगे। देखिए अभी हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आगे देखते हैं हम लोग। तो देखिए यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा आपके पास 15 इंटू 15 माइनस 6, ये हो जाएगा 9 इंटू 15 माइनस 12, 3 गुने 3 है ना। अब क्या करते हैं जब भी हमारे पास इतना आया था हम लोग क्या करते हैं गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम 15 गुणनखंड निकालते हैं। तो ये हो जाएगा 3 पचे 15। तो ये हो जाएगा 15 12 हो जाएगा 3 गुने 5। फिर होता है 9 का गुणनखंड। तो ये हो जाएगा आपके पास 3 गुने 3। तो यानी 9 के मान जाएगा 3 गुने 3। चलिए रखते हैं हम लोग यहाँ पे। चलिए 15 की जगह रखेंगे 3 गुने 5 और 9 की जगह रखेंगे 3 गुने 3 और यहाँ पर जो है 3 गुने 3। तो इस प्रकार क्या होगा आपके पास दो दो का जोड़ा लगाइए।
दो दो का जोड़ा लगाते हैं। देखिए ये दोनों मिलकर एक बाहर, चलिए फिर ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ठीक है। क्या इन दोनों का जोड़ा लग सकता है? तो इन दोनों का जोड़ा नहीं लग सकता, इसको हम लोग रूट में ही रन देते हैं। तो यहां से ये आएगा आपके पास 3 त्रिका 9 गुने 3 पचे 15, तो ये हो जाएगा आपके पास 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर है। ऑप्शन ए जो है हमारा सही उत्तर है। तो अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। अगर ये प्रश्न सारे बच्चों को समझ में आ गया है तो इस पेज का स्क्रीनशॉट ले और चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। सब बच्चे जल्दी इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे, चैट बॉक्स में वाई टाइप करेंगे। यहाँ तक आपने स्क्रीनशॉट लिया, चैट बॉक्स में वाई टाइप किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट लेना। चलिए मैं क्या करता हूँ, पहले ऊपर करता हूँ इसको। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ठीक उसी प्रकार आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ले लिया आपने इसका यहाँ तक स्क्रीनशॉट। ठीक इसी प्रकार आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में वाई टाइप कीजिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए ठीक उसी प्रकार आपको यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना है, चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। ठीक उसी प्रकार आपको यहां से लेकर यहां तक का स्क्रीनशॉट लेना और चैट बॉक्स में वाई टाइप करना है। ले लिया सारे बच्चों ने स्क्रीनशॉट। चलिए अगर सारे बच्चों को ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। और सारे बच्चों को ये प्रश्न एकदम अच्छे से समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में टी टाइप करेंगे। सारे बच्चे समझ में आ गया? चलिए एक प्रश्न और देता हूं आपको, लेकिन इस प्रश्न को आपको क्या करना है, घर से सेल्फ ट्राई करके आना है, खुद से बनाकर आना है। अगर आप इस प्रश्न को बना पा रहे हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं बनता है तो मैं आपको इस प्रश्न का उत्तर अगले क्लास में बता दूंगा। ये प्रश्न क्या करना है, आपको खुद से बनानी है, खुद से इसको बनानी है, ताकि मुझे आइडिया लग सके या ताकि आपको आइडिया लग सकता है कि आपको हीरोइन फॉर्मूला कितना अधिक आ गया है या कितना अधिक तक समझ में आ गया है। ठीक है, ये फॉर्मूला, ये प्रश्न नंबर 5 आपको घर से बना के लाना है, सेल्फ ट्राई करना है। अगर नहीं भी बनता है तो मैं क्या करूंगा, आपको खुद से आप एक बार ट्राई कीजिए, मैं इसको बता दूंगा। अगर नहीं बनता तो मैं इसको बता दूंगा, इसकी चिंता मत कीजिए, मैं इसको बता दूंगा। अगर बन जाता है बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए अगर ये बात मेरी यहाँ तक मेरी बातें सारे बच्चों को समझ में आ गया तो चैट बॉक्स में वाइट अप कीजिए। अगर यहाँ तक मेरी बातें सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो चैट बॉक्स में वाइट अप कीजिए। इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न को आपको घर पे सेल्फ ट्राई करना है, खुद से बनाना है। नहीं बनेगा मैं आपको अगली क्लास में ये प्रश्न बता दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। चलिए अब मैं क्या करता हूँ, चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर करता हूं जो कि आपका होमवर्क का लिंक है। मैं चैट बॉक्स में एक लिंक शेयर करता हूं जो कि आपका होमवर्क का लिंक है। सभी बच्चों को इस होमवर्क को लिंक को सेव कर लेना है, जिससे अपना होमवर्क बना लेनी है। मैं चैट बॉक्स में एक होमवर्क का लिंक शेयर किया हूं, सभी बच्चों को इस लिंक पर क्लिक कर लेना है और इसको सेव कर लेना है और इससे आपका होमवर्क बना लेना है, ठीक है। चलिए तो आज की कक्षा हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चा चैट बॉक्स में एन टाइप करके अपना डाउट पूछ लेगा। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट नहीं है, बच्चा चैट बॉक्स में वाई टाइप करके जा सकता है। ओके, गुड नाइट एवरीवन, गुड नाइट गुड नाइट। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चे चैट बॉक्स में एन टाइप